नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग सभी के लिए। और आज 11 मई 2020 है, विच इज़ दिस एडिटोरियल रिटन बाय राकेश सूद विच इज़ पब्लिश इन द हिंदू। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल। द ट्रेंड शेपिंग द पास्ट कोविड-19 वर्ल्ड। अब इनका मतलब पूरा क्या है कि कोविड-19 के बाद जो ट्रेंड जो शेप हो रहा है पूरे के पूरे वर्ल्ड का, वो कुछ अलग ही है। चलिए देखते हैं बगैर देर करते हुए क्या बोल रहे हैं ये। द कोविड-19 pandemic began as a global health crisis as it spread rapidly across nations, countries after countries responded with lockdown triggering global economic crisis. Certain geopolitical trade lines were discernible, but COVID-19 shock therapy has brought these into the sharper focus, defining the contour of the emerging global order। तो पहले से ही क्या थे कोविड-19 के जो प्रभाव हो रहे हैं वो तो आपको मालूम ही, इकोनॉमिक लॉस हो रहा है, लॉकडाउन करना पड़ रहा है और सब चीज़ें, ठीक है। तो उसके कारण क्या थी, पहले से ही बॉर्डरिंग या जो मतलब सीमा के जो विवाद थे वो तो पहले ही थे जियोपॉलिटिकल। लेकिन इसने क्या किए हैं और उनको क्या कर दिया, हाईलाइटेड कर दिया है कि भाई ये मेरा देश है, ये मेरा देश टाइप की चीज़ ज़्यादा बढ़ गई है लोगों के अंदर। एशिया एक्सटेंडिंग एंड यूएस बेनिंग। एशिया क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, और यूएस क्या कर रहा हो रहा है, घट रहा है, या अपनी पावर को धीरे धीरे कम कर रहा है, कम हो रही है उसकी पावर, आप ये समझ सकते हो। एशिया का प्रभाव बढ़ रहा है और यूएस का प्रभाव घट रहा है। द फर्स्ट ट्रेंड इन विच बिकम क्लियर in aftermath of 2008 global financial crisis is the rise of एशिया। ठीक है, 2008 में जो इकोनॉमिक क्राइसिस आई थी उसमें क्या हुआ था, एशिया को ही बढ़त मिली थी, उसमें सिर्फ बढ़त मिली थी। ठीक है, इकोनॉमिक हिस्टोरियन पॉइंटेड टू इट्स इनएबिलिटी, recalling that till the 18th century Asia accounted for half द ग्लोबल इकोनॉमी। और 18th सेंचुरी तक एशिया ग्लोबल इकोनॉमी की हाफ को क्या कर रहा था, कवर कर रहा था। तो वो उन्होंने कहा कि ये तो हो नहीं था, मतलब ये अनिवार्य था टाइप की चीज़। द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन अकम्प्लेंड बाय यूरोपियन नेवल एक्सपेंशन एंड कॉलोनिज्म कंट्रीब्यूट टू द राइज ऑफ वेस्ट। अब जो इंडस्ट्रियलाइजेशन किया, कॉलोनाइजेशन किया, तो इस चक्कर में क्या हो गया, वेस्ट बढ़ गया, नहीं तो एशिया हमेशा से क्या था, बादशाह था। द 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस शो the resilience of the Asian economies, and even today economic forecasts indicate that out of G20 countries only China and India are likely to be register economic growth during the 2020। तो 2008 की जो फाइनेंशियल क्राइसिस ने उसकी एक एशियन इकोनॉमी के रेजिलियंस को शो किया, और साथ ही साथ अभी भी अगर देखा जाए तो G20 में सिर्फ चाइना और इंडिया ही एक ऐसी कंट्री हैं जो ग्रोथ शो कर रही हैं, बाकी सबकी सब क्या हो रही हैं, फेल हो रही हैं। Asian countries have also demonstrated greatly agility in tackling the pandemic compared to the United States and Europe। तो जो और एशियन कंट्रीज हैं वो भी ट्रैक में आने के लिए अच्छा मतलब साइंस शो कर रही हैं। बस यूनाइटेड स्टेट और यूरोप ही क्या कर रहा है, इस चीज़ में लैग कर रहा है कि वो जल्दी अपनी आर्थिक स्थिति सही नहीं कर पाएगा। दिस इज नॉट लिमिटेड टू चाइना, बट नंबर ऑफ अदर एशियन स्टेट हैव शोन ग्रेटर रिस्पॉन्सिवनेस एंड मोर इफेक्टिव स्टेट कैपेसिटी। अब यहाँ पे सिर्फ चाइना ही नहीं, मतलब बहुत से जो और दूसरे भी एशियन कंट्रीज थी उन्होंने तुरंत रिस्पॉन्स दिया इस महामारी के लिए। तो दैट्स वाई वो क्या है, आज की डेट में प्रेजेंट में अच्छी कंडीशन में स्टे कर रही हैं। कॉन्सिक्वेंटली एशियन इकोनॉमी विल रिकवर फास्टर देन दोज इन द वेस्ट। तो वेस्ट के अकॉर्डिंग एशिया की जो इकोनॉमी है वो फास्टर क्या करेगी, रिगेन करेगी, इन सब कारणों के चक्कर चलते चलते। The second trend in the retreat of US after a century being a forefront of shaping the global order। अब दूसरा ट्रेंड क्या चल रहा है कि अब यूएस को फिर से देखा जा रहा है कि भाई इतने दिनों तक उसने आगे रहा पूरे के पूरे वर्ल्ड के, अब लोगों का नज़रिया बदल रहा है, लोग अलग नज़रिए से उसको क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। फ्रॉम द ट्रीटी ऑफ वर्सलीज एंड लीग ऑफ नेशंस आफ्टर वर्ल्ड वार फर्स्ट, ये दो लीग हुई थी वो वर्ल्ड वार फर्स्ट की, and the creation of United States and Bretton Woods institution after World War II, to leadership of the Western world during the Cold War, molding global response to threats posed by terrorism और
प्रोलिफरेशन और क्लाइमेट चेंज द यूएस प्लेड अ डेसिसिव रोल। तो जो भी शीत युद्ध की बात कह लें या उसके फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जो संधियां हुई थी उसमें कह लें, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूनाइटेड नेशन बना उसमें कह लें, और ब्रिटेन वुड जैसे संस्थाएं बनी, उन सब की बात कर लें तो उसमें यूएस क्या था, ने अहम रोल निभाया था। अब यूएस हम्ब्रेस मतलब यूएस हम्ब्रेस का मतलब होता है यहाँ अभिमान। यूएस हम्ब्रेस एंड एरोगेंस ऑल्सो जनरेटेड रीसेटमेंट मोर एविडेंट इन रिसेंट ईयर। और जो उसका अभिमान है उसने भी बहुत गुस्सा पैदा किया है वर्ल्ड ऑर्डर में। इंटरवेंशन ऑफ अफगानिस्तान एंड इराक हैव बिकम quagmire that have seeped domestic political will and resource। अफगानिस्तान और इराक का जो दलदल था उसको उसने उसकी पॉलिटिकल शक्ति और रिसोर्स को क्या कर दिया, अलग तरीके से सेव कर दिया, अलग तरीके से वर्ल्ड ऑर्डर ने देखा। दिस इज द फटीक दैट यूएस प्रेसिडेंट बराक ओबामा सेंस व्हेन द टग ऑफ लीडिंग फ्रॉम बिहाइंड। अब ये सब बराक ओबामा पहचान गए थे और पीछे से ही लोगों को क्या कर रहे थे, लीड कर रहे थे या धीरे धीरे मतलब पीछे से सपोर्ट कर रहे थे, फ्रंट में नहीं आ रहे थे कोई काम करने के। बट प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ये पॉलिसी चेंज कर दी और उसमें अमेरिका फर्स्ट को तवज्जो दी। एंड ड्यूरिंग द करंट क्राइसिस यूएस एफर्ट एट कंसर्निंग सप्लाई ऑफ स्कार्स मेडिकल इक्विपमेंट एंड मेडिसिन and acquiring biotech companies engaged in research and development in allied states so that this may mean America alone। और इन सब चीज़ों जो अभी करंट क्राइसिस में जिस हिसाब से अमेरिका हैंडल कर रहा है मेडिकल इक्विपमेंट को लेकर, तो उसमें दिखाई दे रहा है कि अमेरिका सिर्फ अकेला खड़ा है। मोरेवर इवन एज कंट्रीज वे आर लूजिंग ट्रस्ट इन यूएस लीडरशिप इज वंगल्ड रिस्पॉन्स एट होम टू पेंडेमिक इंडिकेट दैट कंट्रीज आर ऑल्सो लूजिंग ट्रस्ट इन द यूएस कॉम्पिटेंस। और लोगों को भी लग रहा है कि जो मतलब हिल गया है खुद के ही देश को बचाने के लिए, तो उसकी सक्षमता पर भी लोग क्या कर रहे हैं, प्रश्न चिन्ह कर रहे हैं या उन पर विश्वास, यूएस पे विश्वास कम कर रहे हैं कि हो सकता है इसने क्रेडिबिलिटी खो दी हो। द यूएस स्टिल रिमेन द लार्जेस्ट इकोनॉमी एंड द लार्जेस्ट मिलिट्री पावर बट हैज लॉस्ट द विल एंड एबिलिटी टू लीड। अब यूएस के पास लार्जर इकोनॉमी है, लार्जर मिलिट्री है, बस बट लीड करने की जो एबिलिटी है वो जाहिर तौर पर उसने खो दी है। दिस मूड इज अनलाइकली टू चेंज वॉट एवर द आउटकम ऑफ इलेक्शन लेटर दिस ईयर। और हो सकता है ये पूरे के पूरे आउटकम चेंज भी हो सकते हैं जब अभी लेटर मतलब इसी साल के अंत में जब अमेरिका के चुनाव होने वाले हैं राष्ट्रपति के लिए। अब इंट्रा यूरोपियन फिजन क्या है भाई, इंट्रा यूरोपियन। द थर्ड ट्रेंड इज द यूरोपियन यूनियन कंटिन्यूइंग preoccupation with internal challenge generated by its expansion of membership to include East European state, impact on the financial crisis among the Eurozone member। अब ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज हैं वो फाइनेंशियल क्राइसिस का वर्डन पैदा कर रही हैं यूरोपियन यूनियन में, और जो उसी पर भारी पड़ रहा है। जब उसने एक्सपेंड किया था तब उसने ये सब नहीं सोचा था। इन द ऑन गोइंग ब्रेग्जिट नेगोशिएशंस, और जो अभी वर्तमान में क्या हो रहा है, ब्रेग्जिट के जो नेगोशिएशन हो वो सब करके यूरोप में भी क्या है, कलह मची हुई है इंटरनली। थ्रेट परसेप्शंस वेरी बिटवीन ओल्ड यूरोप एंड न्यू यूरोप मेकिंग इट इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट टू रीच एग्रीमेंट ऑन पॉलिटिकल मैटर रिलेशंस विथ रसिया एंड चाइना। अब ये सब मतलब जो नई कंट्रीज हैं यूरोप की, जो पुरानी कंट्री, उन दोनों में मतभेद है कि यूएस और चाइना से पॉलिटिकली रिलेशन रखे जाएं या नहीं रखे जाएं, तो वो अपने आप में इंटरनली ही गुट बन गया है। द ट्रांस अटलांटिक डिवाइडेड इन aggravating an anti-European rift, rising populism has given greater voice to Europe skeptics and permitted some EU members to espouse the virtue of liberal। और जो भी पॉपुलेशन बेस्ड जो कंट्रीज हैं वो एक लिबरल डेमोक्रेसी को क्या कर रही हैं, सहायता दे रही हैं और उसकी वॉइस बढ़ रही हैं। और जो भी मतलब यूरोप के लेकर प्लस माइनस में है उन सबको ये सहायता दे रही हैं। एडिंग टू दिस इज द नॉर्थ साउथ डिवाइडेड विद इन अ यूरो जोन। अब यूरो जोन में ही नॉर्थ साउथ क्या हो गए हैं, डिवाइड हो गए हैं।
Strains show up when austerity measures were imposed on Greece, Italy, Spain, and Portugal a decade ago by European Union General Bank, persuaded by the fiscally conservative Austria, Germany, and Netherlands. ऑस्टेरिटी मेजर मतलब ज़्यादा खर्च करने वाले जो उपाय हैं कि आप ज़्यादा खर्च ना करो टाइप की चीज़, तो ग्रीस, इटली और स्पेन पे लगाए गए और किनके द्वारा सही ठहराए गए? जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड नीदरलैंड के द्वारा। तो ये पूरा का पूरा कि फाइनेंशियल लॉस ना हो, या इनका मानना ये है कि इनके कारण ऊपर जो इटली, स्पेन, इन सब के कारण क्या हो रहा है? फाइनेंशियल लॉस हो रहा है। और ये सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट करने वाली कंट्रीज़ हैं यूरोपियन यूनियन में। रिसेंटली ECB चीफ क्रिस्टीन लीगार्ड press statement in end March that ECB is not here to close. European Central Bank is not here to close spread, undermine any solidarity that the Italians felt as they battled with the pandemic and growing borrowing cost. और यहाँ इटली के रिगार्डिंग जो दिया है कि भाई इटली सोच रहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा उसको क्या मिले? पैसा मिले, क्योंकि उसका लॉस ज़्यादा हुआ है, या और कंट्रीज़ जो जिसमें इटली सबसे ज़्यादा है तो उसे ज़्यादा ग्रोइंग मिले, तो उसने साफ कर दिया कि ऐसा अभी कुछ होने वाला नहीं है। फर्दर डैमेज वॉज डन व्हेन द इटली वॉज डिनाइड मेडिकल इक्विपमेंट बाय इट्स यूरोपियन यूनियन नेबर्स हु इंट्रोड्यूस एक्सपोर्ट कंट्रोल विच लेड to China airlifting medical team and critical supply। और ये पूरा का पूरा जो यूरोपियन यूनियन से जो इटली का पूरा जो मतलब तनाव था, उससे क्या कर दिया कि उसने चाइना से उसको करीब मिला दिया। शेंजेन वीज़ा और फ्री बॉर्डर मूवमेंट हैज़ ऑलरेडी बिकम अ विक्टिम ऑफ पेंडेमिक। और जो शेंजेन से जो फ्री वीज़ा मूवमेंट था इटली के लिए, वो एक और वजह बना कि इटली में सबसे ज़्यादा ये सब फैला। द यूरोपियन यूनियन विल नीड कंसिडरेबल सोल सर्चिंग टू रीडिस्कवर द लिमिट ऑफ फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स, सर्विस, कैपिटल एंड पीपल, द अंडरलाइंग थीम ऑफ यूरोपियन एक्सपेरिमेंट ऑफ शेयर्ड सोवरेनिटी। तो अब यूरोपियन यूनियन फिर से कुछ नए रूल या गुड्स इन सब ऐसे डिज़ाइन करेगा कि मतलब बाहर से ज़्यादा चीज़ें मूव ना करें या उनकी इकोनॉमी में ना आए। अब राइजिंग चाइना, अब फोर्थ ट्रेंड रिलेटेड टू द फर्स्ट इज दैट इमरजेंस ऑफ स्ट्रोंगर एंड मोर असर्टिव चाइना। चाइना बहुत ही स्ट्रोंगर तरीके से क्या हो रहा है? एमर्ज हो रहा है। While China growing economic role has been visible since it joined the World Trade Organization at turn of the century, its more assertive posture has taken shape under President Xi Jinping leadership, with the call that rejuvenated China is now ready to assume global responsibility। अब क्या है कि जब से वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में जब से शामिल हुआ, तभी से उसके भाव भंगिमाएं इस हिसाब से दिखाई देने लगी थी, और जो किसकी लीडरशिप में हो रहा था? शी जिनपिंग की। और अब वो ग्लोबल मतलब एज्यूम ऐसा किया जा रहा है कि वो ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभालने के लिए क्या है? तैयार है, क्योंकि अगर अमेरिका जाएगा तो खाली होगी जगह, तो वो जगह लेने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहा है। चाइना असर्टिवनेस has raised concern first in its neighborhood and now it's in the US that feel betrayed because it assisted China's rise in the hope that an economically integrated China would become politically more open। अब इससे क्या हुआ कि यूएस को भी एक बिट्रे होगा, और जो आसपास की नेबरहुड है उनको भी ये धक्का लगेगा, क्योंकि यूएस ने क्या सोचा था कि इकोनॉमिकली एक दूसरे से जब हम एंगेज होंगे तो पॉलिटिकली भी क्या हो जाएंगे? ओपन हो जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इन रिसेंट ईयर द यूएस चाइना रिलेशनशिप मूव्ड फ्रॉम कोऑपरेशन टू कॉम्पिटिशंस एंड नाउ द ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी वॉर इट इज मूविंग स्टीडीली टू कन्फ्रंटेशंस। ठीक है, तो जो पहले क्या था? कोऑपरेशन था, वो कंपटीशन बन गया और अब कन्फ्रंटेशन में कन्वर्ट हो गया।
The pandemic has seen increasingly rhetoric on both sides, and US and election season in US confrontation will only increase. A partial economic decoupling had begun and will gather greater momentum. और इकोनॉमिकली जो है डीकपलिंग वो स्टार्ट हो चुकी है और वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगी ही. मिस्टर जी हैज़ engaged in unprecedented centralization of power, and with the removal of two-term limit has made it clear that he has continued beyond 2020. His signature Belt and Road Initiative seeks to connect China to Eurasia and Africa through both maritime and land route while investing trillions of dollars in infrastructure building as a kind of preemptive move against any US attempt at containment. अब जिस हिसाब से मतलब चाइना के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने अपना कार्यकाल 2022 तक बढ़ा लिया है और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को यूरोपियन यूनियन और पूरे अफ्रीका को जिस हिसाब से उसने कवर कर रखा है चाइना ने, तो वो कोई भी मतलब डायरेक्ट यूएस से क्या है तकरार है, डायरेक्ट उसका यूएस को खुला चैलेंज है. इवन इफ मिस्टर जी लीडरशिप कम अंडर questioning, it may soften some aggressive policy aged but confrontational rivalry with US will remain. अब मान लो जी शांत भी हो जाएं या थोड़े से नरम रुख भी अपना रहे, लेकिन वो यूएस से तो लड़ाई रहेगी. फेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, ग्लोबल प्रॉब्लम डिमांड ग्लोबल रिस्पॉन्सेस. अब ग्लोबल प्रॉब्लम जब अगर होती है तो उसको मतलब ग्लोबल रिस्पॉन्स की ज़रूरत होती है. विद द कोविड-19 इंटरनेशनल एंड मल्टीलेटरल बॉडीज आर नाउ हेयर ऑन द सीन. द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वाज नेचुरल कैंडिडेट टू लीड ग्लोबल एफर्ट अगेंस्ट द हेल्थ क्राइसिस, बट इट हैज़ बिकम अ विक्टिम ऑफ पॉलिटिक्स. अब इससे पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन भी क्या नहीं रह सकते, अछूते नहीं रह सकते. जिसमें WHO है, जिससे पूरी की पूरी हेल्थ क्राइसिस को संभालना था, वो शिकार बन गया है ग्लोबल क्राइसिस का, राजनीतिक उसका, पॉलिटिक्स का. इट्स अर्ली एंडोर्समेंट ऑफ द चाइनीज एफर्ट हैज पुट इन ऑन डिफेंसिव अस US ब्लेम एंड आउटरीक ऑन चाइनाज बायोटेक लैब एंड accused Beijing of suppressing vital information that contribute to the spread. The UN Security Council, the GN7 and G20 later was structured the coordinate of global response in the 2008 financial crisis are paralyzed at when the world faced the worst recession in since 2019-29. These reality is that these institutions were always subjected to big power politics. अब ये सब जो इन सब के फेल होने का G7 या G20 हुए, इन सब के फेल होने या WHO के फेल होने का कारण ये है कि भाई पावर ही उन सब चीज़ों को क्या करती है, चलाती है. रियलिटी इंस्टीट्यूशन पर ऑलवेज सब्जेक्टेड टू बिग पावर. ड्यूरिंग द कोल्ड वार US Soviet rivalry blocked the UNSC on many sensitive issue, and now with major power rivalry returning, find itself paralyzed again. Agenda एजेंसीज सच एज जैसे मतलब शीत युद्ध के समय ब्लॉक हुई थी, उसी समय उसी बिल्कुल वैसे ही अभी क्या हो रहा है, पैरालाइज हो रही हैं. एजेंसी सच एज WHO हैव लॉस्ट ऑटोनॉमी ओवर डेकेड एज देयर रेगुलर बजट श्रैंक, forcing them to increasingly rely on voluntary contributions sourced largely from Western countries and foundations. US leadership strengthened the Bretton Woods institution in recent decade. The World Bank spent 250% of the WHO budget on global health because the US voting power gave it a blocking veto. The absence of multilateral response today highlight the long-felt need for reform these bodies, but this can't happen without collective global leadership. तो जो मोस्टली कहाँ विदेशों से वेस्ट से ही आता है, जिसमें मतलब जितने भी जो इंस्टीट्यूशन ब्रेटन वुड के तहत बनाए गए थे. वर्ल्ड बैंक ने 250% स्पेंड किया ग्लोबल हेल्थ पे बिकॉज द US वोटिंग पावर गिव इट्स ब्लॉकिंग वीटो.
और इन सब इंस्टीट्यूशन पे यूएस की पकड़ थी, क्योंकि यूएस के पास वीटो पावर था, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंस कर रहा था, सीधी सी बात है। लेकिन अब इन सब चीज़ों को चेंज भी नहीं किया जा सकता इतनी जल्दी बगैर कलेक्टिव एफर्ट के। ऐसा नहीं है कि कोई भी अकेला इन सब चीज़ों को चेंज करते और इनकी क्या विश्वसनीयता फिर से बढ़े वर्ल्ड ऑर्डर में। द एनर्जी फैक्टर, द फाइनल ट्रेंड रिलेटेड टू एनर्जी पॉलिटिक्स, ग्रोइंग इंटरेस्ट इन द renewable and green technology on account of climate change concern, and US emerging as a major energy producer were fundamentally altering the energy market. Now, a looming economic recessions and depressed oil price will exacerbate internal tension in West Asian countries which are solely dependent on oil revenue. अब यहाँ पे गेम हो रहा है, क्या गेम हो रहा है कि भाई पूरे के पूरे नॉन रिव्यू मतलब नवीनीकरण ऊर्जा के स्रोतों पे, मतलब जो ग्रीन एनर्जी है या जो हार्म ना करे उस पर डिपेंड हो रहा है। लेकिन पूरे के पूरे जो वेस्ट एशियन कंट्रीज हैं वो डिपेंड है सिर्फ क्रूड ऑयल पे, तो फिर उनके लिए अब इकोनॉमिक के हिसाब से खतरा है। विच आर सोली डिपेंडेंट ऑन ऑयल, लॉन्ग स्टैंडिंग राइवलरीज इन द रीजन हैव ऑफन लेड टू local conflict but can now create political instability in countries where regime structures are fragile. A vaccine for the novel coronavirus, possibly by end 2020, will help deal with the global health crisis, but these unfolding trends have now been aggravated by the more pernicious panic virus, rising nationalism and protectionism response will prolong the economic recessions into the depressions, sharpening inequality and polarization, greater unpredictability, and more turbulent time lie ahead. तो सीधी सी बात है कि ये सबसे जो राष्ट्रवाद का वो बढ़ रहा है, या पूरे की पूरी कि ये मेरी बाउंड्री, ये मेरी बाउंड्री, तो ये पूरी की पूरी इकोनॉमिक क्राइसिस को भी बढ़ावा देगा और इनस्टेबिलिटी भी बढ़ाएगा वर्ल्ड ऑर्डर में, या उसको प्रबल करेगा। सो दिस इज ऑल एडिटोरियल फॉर टुडे, सो थैंक यू।